अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। हाथियों की दींगा मश्ती में कौन सही था कौन गलत, इससे बालातर एक बात तो तय है कि नुकसान सिर्फ आम आवाम का होगा। सालेहा 9 मई को एक बरस बीत चुका है, लेकिन ना ही इदारे एक इंच पीछे हटने को तैयार है और ना ही बानी तहरीक इंसाफ हटने को तैयार है। और लगता यूं है कि पाकिस्तान आज भी वही खड़ा है जहां पहले था। इसका नतीजा सियासी अदम इस्तेहकाम है और ये बात जानने की जरूरत है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में नहीं आएगा, तब तक मईशत इस्तेहकाम से दो चार नहीं हो सकती। इसलिए लचक दिखाते हुए मामलात को सुलझाने की तरफ बढ़ना चाहिए। एक तरफ IMF है जिसकी हमें अहम जरूरत है और IMF के कर्जों के बगैर हम अपने मुआशी गर्दाब से नहीं निकल सकते। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि अगर IMF की तमाम शराइत मान ली जाए तो क्या अवाम सुख का सांस ले पाएगी? अगर IMF की शराइत के मुताबिक बिलों को बढ़ा दिया जाए तो क्या महंगाई पे काबू हम पा सकते हैं? या फिर अगर शराइत सूद को बढ़ा दिया जाए तो अवाम ये सोचते हैं कि हम उस कर्जों से कैसे निकलेंगे? इन तमाम तर मौजुआत पर बात करने के लिए आज के डायलॉग में मेरे साथ मौजूद होंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तैमूर तालिब। सबसे पहले मैं शौकत बसरा साहब का रुख करूंगी। बसरा साहब, सर आरिफ अलवी साहब कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हैं जो उन्हीं के गले पड़ जाता है। अब वो कहते हैं कि सदर होते हुए उन्होंने काफी कोशिश की कि बानी तहरीक इंसाफ और जनरल बाजवा के दरमियान मामला ठीक करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो अब आरिफ अलवी साहब किस मिशन पर हैं और किसके कहने पे ऐसे बयान दे रहे हैं? आरिफ अलवी साहब साबक सदर पाकिस्तान हैं। कल वो इधर लाहौर के दौरे पे थे और उन्होंने सहाफ़ियों से इंटरेक्शन किया, उसमें मैं भी मौजूद था। उन्होंने बड़ी आइनी और कानूनी बातें की और उन्होंने तो सिर्फ ये कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से कि अभी जो सवाल किया गया था उसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं, बल्कि एंगेज करना चाहते हैं, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को नहीं भी बाकी लोगों को भी एंगेज करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर है, वो है आईने पाकिस्तान, वो है पाकिस्तान का कानून। हम किसी से डील नहीं चाहते, किसी से डायलॉग अपना डील नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में जो इदारों का रोल है, जो पार्लियामेंट का रोल है, जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, जो एग्जेक्टिव का रोल है, वो अदा किया जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और जाहिर है, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि साबिक सदर पाकिस्तान होने के नाते वो सुप्रीम कमांडर भी रहे मुसल्लह अफवाज के। तो इस वक्त जो हमारा मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है कि चूँकि इस वक्त जो पाकिस्तान पे जाली हुक्मरान हैं, इनकी कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, ये तो पपेट्स हैं, डमीज़ हैं। बल्कि मैं क्या कहूँ कि इस तरह के लोग हैं जिनके कोई उनके पास ये जवाज़ ही नहीं है कि अवाम के नुमाइंदे हों। तो इनकी हैसियत नहीं, इनसे क्या बात करें। वज़ीर आज़म खुद बेचारा अगर वाशरूम में जाना हो, बाथरूम में जाना हो तो पूछ के जाता है। तो हम तो उनसे बात करेंगे जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास पर ताकत है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, बानी PTI के लिए भी हो सकता है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूँ बानी अगर चेयरमैन PTI बात करते, हम तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि स्टैब्लिशमेंट, दो बातें कहना चाहते हैं हम स्टैब्लिशमेंट से अगर बात करेंगे कि स्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरी बात कि स्टैब्लिशमेंट ने जो प्रेशराइज किया हुआ है अदलिया को आज़ाद करे। और ये बात मैं नहीं कर रहा, 6 जजेस कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 34 जजेस कर रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के, सिंध के जजेस कर रहे हैं, बलोचिस्तान के कर रहे हैं। तो हम तो सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए हर किसी से बात करने के लिए तैयार हैं। इन तीनों जमातों से इसलिए बात नहीं करेंगे कि ये तो बेनिफिशरी हैं, इन्होंने तो डाका मारा है, इन्होंने तो जो 50-50 हज़ार से हारे हुए हैं, जिनकी जमानतें जब्त हुई हुई हैं, वो यहाँ पर MNA बन गया है, कोई वजीर बन गया है, कुछ। ठीक है बसर साहब, ठीक है, आप मुझे मौका दीजिएगा। तैमूर तालपुर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और नसरुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन कर दिया। सर, एक तरफ बसरा साहब ये कह रहे हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं होना चाहिए, उनका चले किरदार ना हो, लेकिन सियासी जमातों से भी उन्हें बात नहीं करनी। सर, तो ये मामला कैसे सुलझेगा? वज़ीर साहब की सारी बातें मान लेनी चाहिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है आपके पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई फर्द हो और वो उससे जो है इख्तलाफ किया जा सके, इसकी पाकिस्तान के आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहें इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, उनका साथ देना चाहिए, तभी मान लेना चाहिए। ये कहें इस्टेब्लिशमेंट बुरी है, तभी मान लेना चाहिए। जब ये कहें इस्टेब्लिशमेंट हमें लेकर आए, तभी मान लेना चाहिए। ये कहें इस्टेब्लिशमेंट जो है हमें ना लेकर आए, तभी इनको दुरुस्त मानना चाहिए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये मुल्क का एक मिजाज बना दिया है। ये कहते हैं कि बस लोगों को चोर कहते रहें, लोगों को डाकू कहते रहें, और लोगों को कहें जी जनाब आप सारे इस मुल्क के अंदर नालायक और तबाह कर दिया आपने इस मुल्क को,
और खुद ये 15-15 20 पार्टियों को बदल के उमर अयूब साहब जो है वो पोजीशन लीडर बन जाए, और खुद 15 पार्टियां बदल के जनाब बैरिस्टर गौर साहब जो आके इनके पास इनके पार्टी के चेयरमैन बन जाए, खुद चौधरी परवेज लाई साहब को ये डाकू कहें और डाकू ला के उसको पंजाब का वज़ीर बना दें, खुद ये कहें कि जनाब ये फलां शख्स जो शेख रशीद साहब हैं ये चपरासी बनने के लायक नहीं है, फिर उनको ये अपना वज़ीर दाखिला बना दें। ये खुद कहें जनाब कि जी ये फलां साहब जो हैं ये 3 पार्टियों से जीते थे, इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया था, फिर उनको ला के हुकूमती ओहदों पर बिठा दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो तहरीक इंसाफ है ही नहीं, इसको आप पीपल्स पार्टी की जमात कह लें, इसको मुस्लिम लीग कह लें, इसको आप यानी मुस्लिम लीग कायद आज़म कह लें, ये तो चू चू का एक मुरब्बा है जो एक ज़माने में इकट्ठा किया गया था, उनको ला के इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था। अब इनको उस तसल्लत से हटा के किसी और को ले आया गया तो इनको ये मसला बन रहा है। अभी मैं बसरा भाई साहब मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे काबिल एहतराम हैं, दोस्त हैं, उनकी मैं बात सुन रहा था कि जी अब इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इनको ये याद ही नहीं रहा कि इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहली बार यानी ISPR से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी कि मस्बत रिपोर्टिंग होनी चाहिए, हुकूमत को मौका मिलना चाहिए, हुकूमत के खिलाफ रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा नहीं हुकूमत को 100 दिन दे दिए जाए, फिर नहीं कहा 1 साल दे दिया जाए। यही थे जिन्होंने कहा, जिनके चेयरमैन इमरान खान साहब ने कि मुझे कौमी असम्बली के अरकान को इजलास में लाने के लिए आहिस्ता से कहना पड़ता है। यानी आप अपने MNAs को खुद नहीं बुला सकते थे, आप उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते थे, आप उनको असम्बली के इजलास में शिरकत नहीं करवा सकते थे, आप जनरल फैज साहब की सहारे पे चल रहे थे। यानी आपको एक असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद में बैठ के वो आपकी हुकूमत चला रहा था, उससे तो आप बड़े खुश थे। और उनके जाने के बाद आपने कहा नहीं जी जब आपकी हुकूमत चली गई नहीं जी मीर जाफर हैं, मीर सादक हैं, आपने उनको गद्दार करार दे दिया। वो भाई साहब अपनी हिम्मत थी ना अगर आपके पास, आप वज़ीर आज़म थे, उसके बाद आप कहते हैं जी मैं तो चाहता तो उनका नोटिफिकेशन करके बाजवा साहब को निकाल सकता, तो निकाल देते। आपने हिम्मत ही नहीं थी उस वक्त, उस वक्त आपकी टांगें कांप रही थी, उस वक्त आप जो है वो ऐसे लेटे हुए थे एस्टेब्लिशमेंट के सामने कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही इतना लेटा हुआ हो। आज भी ये ठीक कह रहे हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, सियासतदानों से बात नहीं कर सकते, इसलिए कि एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी, एस्टेब्लिशमेंट का ये सहारा चाहते हैं, दोबारा एस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट बैठना चाहते हैं। सर वो लेकिन सर डुअल बयानात आ रहे हैं ना, मैं बस्त्रा साहब से इस पे पॉइंट लूंगी, लेकिन सबसे पहले तैमूर तालपुर साहब। जी सर, मेरी गुजारिश सुनने, इस मुल्क का सियासतदान का अलमिया ये है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट हासिल करना चाहता है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के चरणों में बैठ के इस मुल्क के अंदर सियासत करना चाहता है। यानी इस मुल्क के अंदर वो आवाम को दिखाना चाहता है एंटी एस्टेब्लिशमेंट को। ये सारे सर मुझे मौका दीजिएगा। बसरा साहब बताइए सर क्या करना है अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ? आपने सुनी नसरुल्लाह साहब की बात? अच्छा है, नसरुल्लाह साहब के हमें बातें तो सुननी पड़ती हैं, इसलिए कि अगर प्रॉब्लम ही पाकिस्तान का ये हो गया है कि हम जो हमारा काम है वो हम करते नहीं हैं। अभी मलिक साहब का तज्जिया अगर आप मुस्लिम लीग नून का बंदा भी यहाँ पे लेते तो इतनी वो क्रिटिसिज्म हम पे नहीं कर सकते थे जितनी क्रिटिसिज्म मलिक साहब ने की है। मलिक साहब से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ किसको कहते हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स आपकी बात मान लेता हूँ कि हमें कहा गया जी 76 साल के अंदर पाकिस्तान में या मार्शल रहे हैं या आमरीत रही है या फिर एक जो 6-6 बारियाँ 7-7 बारियाँ जिन लोगों ने ली हैं वो आप शुरू हो जाएं जनरल जिलानी से, जनरल ज़ियाउल हक से, बहुत लंबा टूर है। हमारा तो टोटल 3.5 साल का दौर है। हम फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स आपकी सबकी बात मान लेते हैं। भाई आज तो आप सब पार्टियां इकट्ठी हैं, स्टैब्लिशमेंट आपके साथ है, आपने कहा साड़ी गल हो गई है, आप मियाँ नवाज शरीफ जिसको कह रहे थे मियाँ नवाज शरीफ आएगा तो लग पता जाएगा, लग पता चल गया पूरी कौम को। मीनारे पाकिस्तान से होते हुए आटे के थैले पे आ गए और वहां पर पता चला कि अब तंदूरों के विजिट हो रहे हैं। और मैडम अगर मियाँ नवाज शरीफ हार गया है, आज तो हमारे साथ ना एस्टेब्लिशमेंट है, हमारी पार्टी तोड़ दी गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई, निशान ले लिया गया और कहा गया किसी तौर पे तहरीक इंसाफ को नहीं जीतने देंगे। हम आजाद इलेक्शन में गए तो क्या हुआ इकरा, अवाम ने कहा जान अल्लाह दी वोट खान दा। अच्छा चले मैं कह रहा हूं जितने भी हमें ताने दे लें, आज हमारा मौक़िफ़ तो बिल्कुल वो है जो आईने पाकिस्तान का। चलिए अगर 76 साल पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं हुआ, आइन को नहीं माना गया कि हम हर वो काम कर रहे हैं जो दूसरे का काम है, तो आ जाए बिस्मिल्लाह करें। हम तो सबको ऑफर दे रहे हैं, हमने 6 जमाती इत्तेहाद बनाया है तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान का। सुने तो बात कर लेना, आप पीपल्स पार्टी से भी बात नहीं, इनसे बात इसलिए देखिए, पहली बात तो ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ये अवाम के रिजेक्टेड हैं। इनको आप डमीज़ कह लें, ममीज़ कह लें, इनको आप कह लें कि ये कठपुतलियाँ हैं, तो जाहिर है जो लोग लेकर आए हैं ये बेचारे तो अपनी मर्जी से अपना वज़ीर दाखिला नहीं लगा सकते, ये अपनी मर्जी से अपना वज़ीर ख़जाना नहीं लगा सकते। अभी आप देख लें क्या कहा है IMF ने कहा है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी है,
पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है। आपका वो जो MBS ने आना था, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। आपका इन्वेस्टर मुल्क से भाग रहा है, यहाँ पर उबर बंद हो रही है, फार्मास्यूटिकल कंपनियां बंद हो रही हैं। आप देखिए कश्मीर में क्या हुआ। कश्मीरी दोस्त भाई हमारे कह रहे हैं कि हमारे साथ ये जो पपेट हुकूमत है जो मुसल्लत की गई है, जो रिजीम चेंज के नतीजे में वहाँ पर वज़ीर आज़म लाया गया सिंध, वो भी वही कर रहे हैं जो इंडिया मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं। वहाँ पर आज राइट्स शुरू हो गए हैं। वहाँ पर जो इनके मुंह को खून लगा हुआ था पाकिस्तान में कि आपने डंडे के जोर पे बिल्कुल आमरीत से बदतरीन हालात, घर तोड़ दिए गए, जिसका तल्लक तहरीक इंसाफ था 9 मई का बहाना बनाकर आपने 50-50 FIR दे दी माँ बहनों को। नहीं सर, बहाना नहीं, आप अभी भी इनकारी हैं सर। मैं फिर ना आज सुन लें इकरा, आज इमरान खान साहब से सवाल हुआ, उन्होंने कहा 9 मई की हमने मजम्मत की, बनाए जुडिशियल कमीशन जो जिम्मेदार, 1 साल हो गया क्यों नहीं सजाएं दी, बनाए जुडिशियल कमीशन। ये जो आप पॉइंट कह रहे हैं ना, मैं इस पे नसरुल्लाह साहब से कमेंट लूंगी। नसरुल्लाह साहब, एक तरफ सर ये ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस, आप समझते हैं बगैर जमात इस्लामी और जमात इस्लाम किस कदर ये पावरफुल हो सकता है, ये जिसकी बात भी कर रहे हैं बसरा साहब? अच्छा, मैं मलिक साहब से इजाजत लेके, आपको नहीं पता इकरा, हम लोगों ने 6 जमाती इत्तेहाद कर लिया है। हमने इवन पहली मेजर पार्टियां आपने रखी नहीं। सुन ले मेजर पार्टियां तो वही होती हैं जिनके साथ अवाम हो। जमात इस्लामी के साथ हमारी बातचीत हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान साहब से हमने कहा है कि आप 1 पॉइंट एजेंडे पे आए, जो आप कह रहे हैं अरबों रुपए में सीटें खरीदी हैं एस्टेब्लिशमेंट ने, बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई, सिंध असम्बली खरीदी गई, जावेद लतीफ कह रहा है 90 करोड़ रुपए में 5 सीटें खरीदी गई यहाँ पर। तो हम तो ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ वो पार्टियां आए जो रूल ऑफ लॉ चाहती हैं, जो चाहती हैं कि आने पाकिस्तान के ताबे जिन इदारों का रोल है, चले 76 साल बाद सही, वह अदरवाइज आप एक बना लें। साहब बताइएगा सर, बसरा साहब के बात का जवाब बना दें, जुडिशियल कमीशन बना दें 95। मैं देखिए पहली गुजारिश तो मैं ये करूँ कि देखिए, अगर बसरा साहब ने इस हुकूमत के ऊपर तनकीद करनी है या हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बात करनी है, वो बसरा साहब का राइट है, और हुकूमत का काम है उसका जवाब देना। वो इनसे इनकी परफॉर्मेंस पूछे, ये उनकी परफॉर्मेंस पूछे। मैंने जो कमेंट्स किए थे वो कमेंट्स इसलिए किए थे कि ये जो है ना बयानिया बनाया जाता है इस मुल्क के अंदर, आवाम को धोखा दिया जाता है, ये इससे खुदा के लिए हम निकले हैं, कभी तो सच बोले इस कौम के साथ। देखिए, अभी जो बसर साहब ने बात की है, ये बसर साहब किसी और मुल्क में बात करते जेल में चले जाते, ये मौलाना फजल रहमान किसी और मुल्क में बात करते सारी उम्र जेल काटते। ये पाकिस्तान है जिसमें आप इस कौम को इतना बेवकूफ बनाया हुआ है। इस मुल्क में ये कहा गया कि मियाँ शहबाज शरीफ ने मुझे 10 अरब की ऑफर की कि मैं पनामा केस से पीछे हट जाऊं। ये इमरान खान साहब की स्पीच है। कोर्ट ने बुला के पूछा, इमरान खान साहब आज तक सबूत नहीं लेके जा सके, और इमरान साहब आई बाई शाई करना शुरू हो गए। किसी ने पूछा इमरान खान को बुला के कि आपने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, सबूत आपके पास कहाँ है? ये इस कौम ने ये भी देखा कि इन्होंने इल्जाम लगाया 500 अरब नवाज शरीफ स्टेट बैंक से निकलवा के इंडिया लेके चला गया। यानी आप सोचें इस मुल्क के अंदर कितनी तबाही की गई, इस मुल्क की सारी तमाम इखलाकी हदें तबाह बर्बाद कर दी गई हैं सिर्फ पॉपुलिज्म के चक्कर में। लोगों को ये चीजें पसंद आती हैं। और अमेरिकियों के नारे लगा के अमेरिका के पाँव में पकड़े बैठे हुए हैं। वहाँ 2.5 लाख रुपए डॉलर जो है फंड खर्च कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग फर्म को दे रहे हैं कि किसी तरीके से अमेरिका को बताएं कि नहीं भाई हम सियासी जलसों में ये करते हैं, हम वैसे आपके बड़े ताबेदार हैं। यानी इतनी धोखा, इतना रियासत मदीना बनाने चले थे। मैं वो चीजें गिनवा नहीं सकता, खुदा की कसम। आपको भी शर्म आ जाएगी, बसरा साहब को भी शर्म आ जाएगी। रियासत मदीना ऐसे होती है, यानी आपको एहसास ही को नहीं। खुदा के लिए कल आपने अल्लाह के हज़ूर भी जाके जवाब देना है। यानी रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल करते हुए भी आप नहीं सोचते आगे। मेरी गुजारिश आगे आइए। मैं कहता हूँ सियासतदानों को इतनी ये बातें करनी नहीं चाहिए जिसके रिलीज कल पकड़े जाएंगे। अच्छा, अभी बसरा साहब ने कहा एस्टैब्लिशमेंट अरबों रुपए लेके जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, भाई साहब ये अदालतें मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सबूत लेके जाइए, एस्टैब्लिशमेंट के अफसरान के नाम दीजिए, हिम्मत कीजिए और जाके कहिए कि जनाब ये लोगों ने पैसे लेके ये बिल्कुल सर, वैलिड पॉइंट, बिकॉज़ खाली इल्जामात से मसले हल नहीं होते। फिर आपको जेल बिल्कुल ठीक है सर, मुझे मौका दीजिएगा। कलामी की माजरत इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, सुन ले एक जुमला मेरा सुन लें। इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए, यहाँ के टीवी चैनल लंदन जाने वाली बीम पे और अमेरिका जाने वाली अपनी नशियात के अंदर उन तमाम प्रोग्राम्स को काट देते हैं जो दूसरे के ऊपर यहाँ इल्जाम लगाए जाते हैं, इसलिए कि वहां जाके आपके कई चैनलों को जुर्माने हो चुके हैं, इसलिए कि सबूत होते को नहीं कौम को उल्लू बना लिया जाता है। खुदा के लिए ठीक है। यहाँ पे बहुत आसान है किसी पे भी इल्जाम तराशी करना। तैमूर तालपुर साहब, सर पीपल्स पार्टी ग्रैंड अलायंस ग्रैंड डिबेट का हिस्सा बनने जा रही है, कुछ मदद कर पाएगी तहरीक इंसाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि मुझे बड़ी हैरत होती है
जब बसरा साहब जैसा आदमी बात करता है और तंज करता है किसी और के ऊपर, हालांकि ये हर एक बच्चे को पता है कि ये पार्टी किस तरह हुकूमत में आई थी और कैसे इस्टेब्लिशमेंट ने लड़ झगड़ के इनको प्राइम मिनिस्टर की सीट पे नाफिज किया था। और ये ना भूलें कि जितनी तारीफ़ें बाजवा साहब की उस वक्त के चीफ की जो करते थे इमरान खान, वो तारीफ़ें आप अगर हिस्ट्री निकाल लें, पाकिस्तान की हिस्ट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर जितनी इतनी तारीफ़ें अपने आर्मी चीफ के लिए क्योंकि जितनी उस ज़माने में इमरान खान ने की। और आखिर में जब गलत कहने उसके नहीं माने गए तो उसके बाद उसके साथ ये हालत कर दी गई। तो ये जो ना सूट नहीं करते, ज़रा शीशे में अपनी शक्ल देखनी चाहिए अगले पर कोई इल्ज़ाम तोहमत लगाने के लिए। जहाँ तक जरदारी साहब की बात है, प्रेसिडेंट जरदारी मफाहमत के बादशाह मशहूर हैं, उन्होंने कोशिश की, पर आपने एक माइंडसेट देखा, ये वो माइंडसेट है जो कि पता है इलेक्शन से ये हुकूमत में नहीं आ सकते, सियासतदानों से बात करने का इनको फ़ायदा नहीं है। ये समझते हैं कि फिर से पहले की तरह जैसे इनको नाफिज कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर की सीट पर, कि फिर से इस्टेब्लिशमेंट से मिलें और वो इनकी मदद करें, जो कि अब नहीं होगा। अब हमारे इदारे गैर सियासी हो चुके हैं, अगर इनको बात करनी है तो सियासतदानों से ही करनी पड़ेगी, हुकूमत से ही करनी पड़ेगी। ये पपेट समझें, ये कुछ भी समझें, हुकूमत हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर है। इनको चाहिए कि अपने ख्वाबों का जो इनका बबल है उससे ये बाहर निकल आएँ। 5 साल ये हुकूमत चलनी है, 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होगी, ये आके अपनी फिर से कोशिशें आजमा लें। अभी तक जो इनका असली चेहरा आवाम के सामने आ गया है, क्योंकि करप्शन इनकी जो थी उसकी मैं क्या बात करूं, इनके मॉरल्स क्या थे इमरान खान के, उसकी मैं क्या बात करूं, किसी से ढके छुपे नहीं है। पर लास्ट नेल ऑन द कॉफन वाज जब हम नेशनल असेंबली में बिल ला रहे थे, हम एक रेजोल्यूशन ला रहे थे टू फेवर द पैलेस्टीनियंस अगेंस्ट द क्रूअल्टी ऑफ द इजराइलीज, तो वहाँ पर उन्होंने नो के नारे मारे थे। किस लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं, ये क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हैं, ये क्यों मुआशी तरक्की नहीं चाहते, ये क्यों हमारी इंस्टीट्यूशंस से के ख़िलाफ़ इस तरह से हमला करते हैं, हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ क्यों हैं, वो इनकी लॉबी से पता आपको चल जाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और बसरा साहब मेरे साथ मौजूद है। एक सवाल बसरा साहब से मैं करूंगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, मेरे साथ मेरा मौजूद पैनल मौजूद है। दोबारा से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बसरा साहब, सर एक बात बताइए, तहरीक इंसाफ जब भी मुश्किल में आई, एतजाज जैसे पेट्रन लीडर्स ने आपका साथ दिया। खुद मैंने बड़ी दफा इंटरव्यू किया, बानी पीटीआई के खिलाफ केसेस के हवाले से बड़ा खुलकर बोलते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने कह दिया कि सियासी कशीदगी के लिए हम बात करने को तैयार है। नून लीग में राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया है कि हम बात करने को तैयार हैं। सर जब सब कह रहे हैं तो कौन सी ऐसी वजह है कि आप लोग अड़े हुए हैं? अच्छा, पहली बात तो ये है इकरा कि ये जो बात करते हैं ना, ये दे आर इररेलेवेंट। अब ये अवाम के तो इनको अवाम तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहती, अवाम तो इन सबों को जेलों में देखना चाहती है। अवाम दे जाने ने अवाम कहते हैं और चोर आ गया, वो टीटी वाला आ गया, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला आ गया। इसलिए डोंट टेक देम सीरियस। मैं बिलीव करें कि अब तो अवाम इनको ना एक हंसी मजाक के तौर पे लेती है। उनको पता है कि इनके पल्ले है ही कुछ नहीं है। अवाम के ये नुमाइंदे नहीं, अवाम तो बार बार मैं कह रहा हूं, अगर अवाम के ये नुमाइंदे होते तो बेचारे इस तरह फार्म 47 की पैदावार होते। इस तरह इनका वो अपना मंदोखिल कहता कि जिन MQM वाले ने इतने वोट लिए, मैं इतने वोट लिए। तो इसलिए हम इनको ना कंसिडर करते हैं, बल्कि इनकी बातों पे अवाम घरों में बैठ के हंसती है। मेरे कुछ कलीग्स हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में बिलीव करे, वो कहते हैं हम घर जाते हैं ना तो कहते हैं अब्बा जी एने झूठते ना बोलो। वो उनके बच्चे इनका मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं कि आप किस काम लगे हुए हैं। आपको पता है कि 76 साल में ये जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गया, आप लोगों ने स्वाए यहाँ कमीशन खाने के। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आपको बताया था कि तकरीबन 8% अगर अवाम वोट दे दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सबसे पॉपुलर जमात। अच्छा, अगर इकरा हम 8% हैं तो फिर ये जब हम घर से झंडा लेके निकलते हैं तो हर बंदे को दहशतगर्द कह देते हैं, हमारे घर तोड़ते हैं, हमारे कारोबार बंद करते हैं, हमारे वहां पर एक बंदे पे 50-50 FIR देते हैं, ट्विटर आप बंद कर देते हैं, सोशल मीडिया को आप बंद करने जा रहे हैं। और भाई अगर हम हैं ही 8% तो मुझे बताइए ना फिर क्या जरूरत थी आपको कि मियां नवाज शरीफ जो हारा हुआ था, बेचारा बहुत बड़ा लीडर अपने आप को समझता था, वो हारा हुआ। मैडम चीफ मिनिस्टर टिकटॉकर जो वजीर आला है वो बेचारी हारी हुई। तो मैं तो मलिक साहब पे हैरान हूं कि पता नहीं किस तरह इन लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। और इनको बाद में अंदाजा इस बात का, कुछ मजबूरियां भी होंगी, अदरवाइज मलिक साहब जैसा अपराइट आदमी मैं नहीं समझता। लेकिन हमारा चैलेंज है,
आज भी आप एक जुडिशियल कमीशन बनाएं, बेशक 1947 से बना लें, 2014 से बना लें, हमारा हिस्सा तो टोटल 3.5 साल का भाई, टोटल 3.5 साल का। अगर हमें वो गिल्टी करेंगे, हम माफी मांगेंगे कौम से। बनाएं जुडिशियल कमीशन, हमें काजी फाइज साहब पर 100 इतराज हैं, फुल कोर्ट बन जाए, उसमें ये 9 मई भी ले आए, उसमें ये धांधली भी ले आए, उसमें एबटाबाद कमीशन भी ले आए, उसमें जो मार्शल आए वो भी ले आए, किस किस ने किस किस के बूट चाटे वो भी ले आए। हम तो तैयार हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर किसी से गलती हुई है तो आइंदा गलती ना करें, आए। हमारा चैलेंज है, यानी कि जो आपके दौर में गलतियां हो गई है वो भी भूल जाएं। नहीं भूलें। हम कहते हैं कि उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बना दें। DGI-SPR साहब ने कहा था ना कि हम लोग 2014 से जुडिशियल कमीशन बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करें, ठीक है, बनाएं और बताएं कि सर क्या आपका टेक है। सर आपको लगता है वैसे कि इस दफा नून लीग ने भी बड़ा दिल किया है? पीपल्स पार्टी तो खैर पहले ही मुफाहमत की बातें कर रही है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान आपके सामने। लेकिन सर एक चीज बताइएगा, वो रिहाई कैसे दिलवा सकते हैं बानिया PTI को? जैसे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਚ ਪਲੇਟਾਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 10-10 साल वास्ते। आज बसरा साहब की कोर्ट में गेंद फेंकते हैं कि जी जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने इनकी हुकूमत गिराई थी, यही बयानिया था ना कौम को दिया गया। बसरा साहब से कहें इसी बयानी के साथ एक रिट पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं कि जनरल बाजवा साहब ने उनकी हुकूमत गिराई थी और उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की थी। इनसे कहें कि पार्लियामेंट के अंदर आज ही कानून करारदाद लेकर आ जाएं और पार्लियामेंट में कहें जी कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हमारी हुकूमत गिराई थी, ये हमारे पास सबूत हैं और ये पार्लियामेंट उनके खिलाफ करारदाद मंजूर करती है। इनसे कहें ये करके दिखा दें। चलें, सारा बयानिया इनका मैं आज मान लूं। मलिक साहब बात कर लिया आपने। देखिए मलिक साहब, जिस जमात को भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनका मौकफ दे रहे हैं, उनके लीडरान कह रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा है, मुझे बताइए। मैं तो आपसे गुजारिश तो सुने, मलिक साहब मेरी गुजारिश सुन लें। ये तो आप उन्हें रिप्रेजेंटेटिव ना बनाए ना। चले सॉरी, वो मेरे मुंह से निकल गया। वैसे चूंकि मौकफ उनका दे रहे थे ना, मैं इसलिए कह रहा था। भाई हम तो कहते हैं, हम तो ये कह रहे हैं मलिक साहब, सत बिस्मिल्लाह जी आया नु शुरू करें। आप लोग क्यों शुरू कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब से? आप शुरू कर लें भाई, सुन तो लें, लटकाएं, दें फांसियां निकाल के कब्रों से। वो चीफ जस्टिस साहब दे के गए थे ना वहां के हाई कोर्ट पेशावर के ऑर्डर। अगर हम लोग कसूरवार हैं, हम अपना जुर्म भुगतने के लिए तैयार हैं, हम माफी भी मांगेंगे कौम के सामने। सर हम इतनी पुरानी तारीख में क्यों जाते हैं? हम लेटेस्ट आपकी बात कर लेते हैं ना। आपके साथ जुल्म हुआ, आपके साथ ज्यादती हुई, कमर जावेद बाजवा साहब ने, आर्मी चीफ ने आपकी हुकूमत गिराई, अच्छा भाईजान के साथ मिलकर साजिश की। सुन लें मेरी गुजारिश, सुन लें। आप एक काम करें, एक अमेरिका के खिलाफ करारदाद लेकर आ जाएं कौमी असेंबली में, एक जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ लेकर आ जाए। मलिक साहब का दूध पानी का पानी। किसी दुश्मन की लोड़ नहीं वैसे सानू। गुजारिश ये है, अच्छा गुजारिश ये है भाई, आप हमें बुला ले ना, हमें सुओ मोटो ले सुप्रीम कोर्ट। तैमूर साहब का मौक़िफ़ ले लेते हैं। आप सर बहुत टाइम ले रहे हैं, आप प्लीज ऐसे ही करते हैं। तैमूर साहब आपने मौक़िफ़ सुना, पीपल्स पार्टी भी अब काबीना का हिस्सा बनने जा रही है। पहले तो बताएं कौन सी वज़ारतें सर आपको मिलने वाली हैं, और दूसरा ये अब आप भी फिर अनपॉपुलर जमातों में शामिल हो जाएंगे जिस तरह बसरा साहब कह रहे हैं? ये इंडिया की हुकूमत नहीं छड्डण कि पाकिस्तान की गल करदे हो। एक तो मैं थोड़ा क्लियर करता चलूं कि बसरा साहब बड़ा ही मासूमाना अंदाज में कह रहे हैं कि हमने तो सिर्फ 3 साल हुकूमत की, पर वो ये भी सोचे उस 3 साल में इन्होंने 300 साल का नुकसान दिया। क्या बात है, पाकिस्तान की ये नहीं समझ आना, कौन को समझा देगा? आपने जो आपकी जो बुशरा बीबी और पिंकी पिंड की गोगी के साथ करप्शन के किस्से थे, वो किसी से ढके छुपे नहीं। और ये भी पता है कि सब होता था नियाज़ी साहब के, आपके प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। बहरहाल अभी फिलहाल आप जेल में हैं, अभी फिलहाल आप जेल में हैं, और 10 साल ये नियाज़ी कम से कम 10 साल तो ये भुगतेगा जो उसने मुल्क के साथ किया। भले वहां पर ये हमारे सरकारी खर्च पे देसी मुर्गियां खाता रहे, देसी अंडे खाता रहे, देसी घी के पराठे खाता रहे, कोई मसला नहीं है, खाता रहे। इतना पार्टी में इतना मुल्क का हराम खाया तो थोड़ा ये और भी खाने में फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक आपने बात की हुकूमत ज्वाइन करने की, तो मैं आप हुकूमत है बातें ना करें, अब हुकूमत अपनी बारी पे बसरा साहब अपनी बारी पे बोल लेना। नहीं, सच सुनने का मादा पैदा करें। सबसे बड़ा मसला आपके साथ ये है, आपका न्याजी आप में सच सुनने का मादा ही नहीं है, इसलिए आप इसीलिए आप या जेल में रहे या फिर चलाते रहे।
सबसे बड़ा डाकू इस मुल्क का इमरान न्याजी है। भाई इससे आप हुकूमत करें तो साहब हमारा नहीं हटा सकता। आपने 200 इंशाल्लाह करेंगे तो इंतजार करें ना, अभी लगेगा, अभी लगेगा टाइम, अभी टाइम लगेगा। बसरा साहब एक दिन में एहतसाब नहीं होता। जा रहे हैं सर मुझे बताइएगा, आप लोग विफाक में शामिल होने जा रहे हैं तो जिम्मेदारी का बर्डन आप पे भी पड़ेगा, IMF के भी कर्जे हैं, ये PTI वाले भी अब एहतजाज के मूड में हैं, किस तरह निपटेंगे और कब कौन सी वजारतें मिलने वाली है सर? आप बेचारे अंदरून सिंध की जमात है, इनसे क्या पूछती हैं आप? शौकत बसरा साहब मौका दे दें, उन्हें मौका दे दें। बसरा साहब पानी का गिलास पिए और अपने इमरान न्याजी का सोचा, मुझे बात अपनी पूरी करने दें प्लीज प्लीज। देखिए जी, आपने जो बात की हुकूमत की, हम हुकूमत के साथ हैं, हम हुकूमत की मदद कर रहे हैं, हम हर हिसाब से नून लीग की सपोर्ट कर रहे हैं इस मुल्क की बेहतरी के लिए। जो आपने बात की हुकूमत ज्वाइन करने की, तो मैं इस खबर को मुस्तरद करता हूँ। हम खुद वजारतें नहीं लेंगे, हम खुद कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे, पर हम चले तालपुर साहब, ये मेरा चैलेंज है, इस बात पे चैलेंज ले लें कि आप हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, आप वजारतें लेंगे, क्योंकि लुट्टो प्रोग्राम है आप लोगों का। आपका प्रोग्राम लुट्टो और मसला ये है कि आप लोग यूटर्न सरकार अगर बात नहीं कर ली तो कल घूम जाओगे अपने बात से, अपनी बात से मुकर जाओगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आपके झूठ तो पूरी दुनिया में मशहूर है। आप लगा ले शर्त, आप शर्त पूरी नहीं करेंगे पर आप फिर भी शर्त लगा लें, कम से कम फिर से इस शो में आके आपको जरा खराब तो कर देंगे। सर मुझे ये बताइएगा, वैसे तो आपको इन्होंने नून लीग का रिप्रेजेंटेटिव मौक़िफ़ का पेश करने पे बसरा साहब ने कह दिया, बट मुझे ये पता है आप अवामी बात करते हैं। सर बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, IMF के हवाले से अवाम बड़ी परेशान है, अवाम को शायद ये खींचातानी पसंद नहीं आती, अब अवाम का मूड चेंज हो गया है। बट सर ये जो अलायंस बनने जा रहा है एहतजाज का, ये कितना पावरफुल हो सकता है और कितना नुकसान दे सकता है हुकूमत? मलिक साहब एक काम करवा दें, मियां नवाज शरीफ वाला हल्का खुलवा दें मलिक साहब, एक हल्का, ज्यादा नहीं। देखिए मेरी गुजारिश है, मैं कहता हूँ सारे हल्के खोल के एक हल्का खुलवा दें आप, मेरी आपसे मेरी सुन लें। बसरा साहब आपको भी इस मुल्क के सारे सिस्टम का पता है भाईजान, मेरी हमारी मिन्नत तो माने ना, सुन लें आपकी सर, मेरी गुजारिश सुन लें। देखिए आप हल्का, ये नहीं हुकूमत का काम नहीं है, आपका हल्का जरूर आपके खोले जाने चाहिए, आपको आपकी तसल्ली कराई जानी चाहिए। हम जो जनरली बात करते हैं, जब पूरे मुल्क की सियासत की बात होती है, किसी एक हल्के की हम बात नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ, क्या बसरा साहब, आप, मैं और हम सब, तैमूर साहब, इस बात से इनकार कर सकते हैं कि सियासी जमातें इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां इस्तेमाल करती रही हैं? कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या हम इस बात से इनकार कर सकते हैं कि जो आपके साथ लोग शामिल हैं, ये मुख्तलिफ सियासी जमातों में वजारतों के मजे लूटते रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, डिप्टी वज़ीर आज़म रहे हैं, आज ये किस मुंह से कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो है वो 75 सालों में तबाही कर दी गई? हजूर सवाल मेरा इतना सा है आपसे, मेरा और गिला और कोई नहीं है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ एक लम्हे के लिए मुस्लिम लीग नून ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, मान लीजिए, पीपल्स पार्टी ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, मान लीजिए। भाई साहब आप किन को वजीर लेकर आ गए थे? आपने दोनों जमातों से निकाल के लोग वजीर बना दिए थे। यानी आपको जरा एहसास उस वक्त नहीं हुआ कि दोनों जमातों में अगर लोग वजारतों के मजे लेते रहे, अब आपके पास आ गए थे, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट की छतरी आपके ऊपर थी, आपने लाके उनको वजारतें दे दी थी। यानी आप आवाम को धोखा न दें। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहता हूँ, आप लोगों को पता है कि भाई हमारे पास भी चोर है, हमारे पास भी डाकू हैं। कल हम इनको डाकू कहते थे, आज हमें वोट दे रहे, आज हमारे साथ है। यानी आप कल डाकू कहते हैं, आज अब कहते हैं हमारा भाई बड़ा नेक हो गया। ये मानने को तैयार नहीं हूँ। जिस शहजाद अकबर के नाम पे आप पूरी कौम को चोर चोर डाकू डाकू कहते रहे, वो शहजाद अकबर साहब मुल्क से भागे हुए हैं, न उनके पास कोई सबूत था। खान साहब आखिर दिनों में उनसे लड़ पड़े, हो तूने मुझे मरवा दिया यार, हर बंदे के खिलाफ तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, तेरे पर सबूत था कोई नहीं। यानी आप तसव्वुर कीजिए कि जो इनके मामले खसूसी थे, मैं नाम गिनवाना शुरू करूँ, आपको सुन के हैरानगी होगी कि नाम कौन कौन से थे। यूसुफ बेग मिर्जा साहब थे, जुल्फी बुखारी साहब थे, इफ्तिखार दुरानी साहब थे, आजम स्वाति साहब थे। ये आजम स्वाति साहब आपके पास कहाँ से आए थे? जब आजम स्वाति साहब सेंटर बने थे JUI से, आप कहते थे पैसे दे के सेंटर बना है, आपके पास आके किससे बने थे सेंटर? यानी आपने क्या लिया था फिर उनसे? फिर आपको हमको ये जवाब दें। यानी आप तसव्वुर कीजिए, ये वो वाहिद पार्टी है जिसने सेनेट की सीटें देते हुए, पहली दफा जब ये इक़्तिदार में आए, उन्होंने सेनेट की सीटें दी, KPK से निकाल के लिस्ट देख लीजिएगा, सरमायादारों को, बड़े लोगों को, ये तरकई फैमिली को टिकट दिया, ये मौसम साहब को टिकट दिया, एक बिजनेसमैन को। यानी आप अंदाजा करेंगे या इनको या बिजनेसमैन मिले या पार्टियों से, दीगर पार्टियों से आने वाले लोग मिले जिनको सेनेट की सीटें दे दी गई। भाई चले आप इलेक्टेबल की खातर कहीं आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। मामला खसूसी पे क्या कंप्रोमाइज करना पड़ता था आपको? आपने मामले खसूसी कौन बनाए थे आपको याद? आप उनको गिला करते हैं। यानी आपको तो इस हद तक भी एहसास नहीं होता कि आप लोगों का पैसा लगवाते रहे अलीम खान साहब का, बाद में आपको अलीम खान साहब बुरे लगना शुरू हो गए। आप जहांगीर खान तरीन साहब को जहाज मजे से लूटते रहे,
और एक और बात मैं आपसे कहूँ, यानी इनको ये भी एहसास नहीं होता इस मुल्क के अंदर, मलिक रियाज साहब के हेलीकॉप्टर पे जनाब सैर मैं करवा रहा था इनको, उस वक्त इनको याद नहीं था कि इस मुल्क के अंदर क्या होता क्या नहीं होता। यानी सवाल सिर्फ इतना सा है, यानी मैं नहीं कहता इनको फरिश्ता होना चाहिए पीटीआई को, मैं नहीं समझता पीपल्स पार्टी फरिश्तों की जमात है, मैं नहीं समझता पीएमएलएन फरिश्तों की जमात है, लेकिन खुदा के लिए ये फरिश्ता बन के दूसरों को चोरना। मलिक साहब जान भाई की ये अमान इंसानों पाऊं की तो एक जमात बात अर्ज है। करूं, जान की अमान जी, पाऊं, जी। जिसने इमरान खान को छोड़ा ना, उनकी एमएनए एमपी तो क्या बनना था, उनकी सियासत खत्म होगी जिन जिनका आप नाम ले रहे हैं। दूसरी बात सर, मैं अगर आप- एक बात मैं मैं गुजारिश आपसे तो सुन लें, गुजारिश तो अपने सुन लें। किरदार की तो सर, बात करें गुजारिश तो आप, सुन लें, अपने किरदार गुजारिश की तो तो सुन बात लें दोनों। करें, जिनको अगर आपने हमने लिया उनका इतना भी तो कुछ जवाब गलत दें। किया है, अगर हमने इतना कुछ गलत किया है तो पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ क्यों खड़ा है? मेरा अच्छा, चैलेंज है, इसमें मैं उस जगह मेरा जरा सुन एक तो मिनट दे ले, दे। मेरा मुझे चैलेंज एक है मिनट दे तमाम दे। पार्टियों को, मेरा चैलेंज है मेरा उनके एक मिनट- हम मेरा एक दर्दों मिनट को, दे दे। मेरा चैलेंज है मैं एस्टेब्लिशमेंट को। आपसे आप मैं ईवीएम ठीक के है जरिए सर, आपका चैलेंज आगे चैलेंज ले लें, हमारा चैलेंज है सुन लीजिए सर। ईवीएम के मेरा जरिए एक इलेक्शन मिनट करवा सुन दें और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इनकी जमानतें तक जब्त हो जाएंगी। इंशाल्लाह 5 साल के बाद हाँ। इलेक्शन कराएंगे, फिर मुकाबला 5 होगा। साल तो मैं आपसे 4 महीने बाद बात कराची इंशाल्लाह 5 साल में इलेक्शन 5 होंगे। साल की गल, 4 महीने 5 बाद साल आप लोगों ने- जेलों का मजा लें, आप केसेस यकीन भुगतें माने अपने, लोगों ने आपको हिसाब एयरपोर्टों से किताब भागने भी नहीं अपना। देना, आपको लोगों ने एयरपोर्टों से भागने नहीं देना 4 महीने बाद। अपनी गोगी को तो बुला लो वापस मुल्क में, वाइंड अप कर दे सर, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। अपनी मेरे- अपनी अपनी मेरा गोगी को तो चैलेंज बुला लो है, वापस, हम चैलेंज दे रहे हैं कि अपनी आप गोगी को तो EVM वापस के बुला लो, जरिए सब पता चल इलेक्शन जाएगा, करवा दें, दूध पूरे का दूध पाकिस्तान पानी का में। पानी। मौका दीजिएगा इलेक्शन नसरुल्लाह साहब अपना आप पॉइंट लोगों की पूरा जमानतें कर लीजिए। जब्त हो जाएगी। नसरुल्लाह साहब। देखिए, एक होती है पॉपुलिज्म की पॉलिटिक्स। मलिक साहब, मैंने तो गुजारिश की है, मेरी गुजारिश सुन लें। मलिक साहब, अगर इमरान खान की पॉलिसियां मैं गलत आपको बता देता हूं ना थी, जी। हम गलत थे, बशरा साहब, तो आप आज सुन पूरा लें। पाकिस्तान इमरान खान के साथ क्यों खड़ा है? बशरा साहब सुन लें। आखिरी पॉइंट सुन ले सर, सुन ले उनकी बात। एक होती है पॉपुलिज्म की सियासत, एक होती है ग्राउंड रियलिटी की, और एक होती है मुल्क के मुफाद की जी सियासत। जी, मैं ये तैमूर साहब मेरे साथ मौजूद है। अवाम को आप तैमूर पागल साहब समझते आज- हैं? सर, मलिक साहब, गुजारिश अवाम सुन को लें। आप पागल समझते हैं? सर गुजारिश सुन लेना। अगर अवाम गुजारिश इनके साथ नहीं है तो आप अवाम को क्या समझते हैं? अवाम को सर, कीड़े मेरी मकोड़े बात समझते सुनिए, हैं? सदाम हुसैन से उठा के तारीख उठा के देख लीजिएगा, एक तो पॉपुलिज्म की सदाम सियासत हुसैन होती छो है, सानू एक मियां नवाज शरीफ की गल सुनाओ, सर सुन ले जरा, कर्नल गद्दाफी की पार्टी भी पॉपुलिज्म की। जरदारी साहब की गल सुनाओ, सर इन्हां दी गल सुनाओ सानू। आज जरदारी साहब आपकी तरह एज ए सदर पाकिस्तान एक तकरीर कर दें, वहाँ इस्लामाबाद में खड़े होकर अमेरिका हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे, आप तो कहा नहीं था जरदारी साहब ने? सर गुजारिश जरदारी साहब ने कहा था, आपका बहुत- नसरुल्लाह साहब आपका और तैमूर साहब मेरे साथ मौजूद थे और शौकत बसरा साहब मेरे साथ मौजूद थे। सवाल यहाँ पर ये उठता है, इसकी शैतानी में अवाम का कौन सोचेगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज IMF का वक्त पाकिस्तान मौजूद है और IMF ने अब सख्त शराइत पाकिस्तानियों पर आयद करनी है। इस पर हमें सोचना होगा, बजाय एक दूसरे की सियासी खींचातानी करे। मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।